लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 5 विद्युत धारा के आंकिक प्रश्न में आपके सामने हल करके बताता हूँ। आंकिक प्रश्न में पहला देखेंगे आप, एक बेलनाकार धातु तांबे की छड़ की लंबाई दे रखी है 1 सेमी और त्रिज्या दे रखी है 2 mm। एक बेलनाकार धातु की छड़ है, उसकी लंबाई दे रखी है 1 सेमी और त्रिज्या दे रखी है आपको 2 mm। ठीक है। अब बोला है छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 120 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया है, छड़ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और छड़ के पदार्थ की प्रतिरोधकता दे रखी है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये दिया है। ठीक है। धारा का मान ज्ञात करना है तो बड़ा आसान है। धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप देखना। फॉर्मूला लगाएं आप, आई निकालना है, वी दिया है तो फॉर्मूला लगाएं। ऐसा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा तो V = IR, ओम के नियम से पढ़ा है। ठीक है। R का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो तो R का फॉर्मूला होता है ρL/A, होता है क्या, ρL/A। तो हो गया हल। V की जगह क्या रख देंगे 120, I ज्ञात करना है, रॉ की जगह 1.7 × 10⁻⁸, लंबाई मीटर में रखेंगे, 1 सेमी को मीटर में बदल लो, 100 का भाग लगा देंगे 10⁻²। क्षेत्रफल को तो क्षेत्रफल रखेंगे πr², क्या रखेंगे πr²। त्रिज्या दी है ना, तो अनुप्रस्थ काट कैसा है, वृत्ताकार, तो πr²। और r की जगह मीटर में बदल के रखेंगे तो 2 mm को मीटर में बदले तो 1000 का भाग लगाएंगे 10⁻³ मीटर, यहाँ रख लो। पाई का मान रख दो 3.14, हल कर लो, आई का मान आ जाएगा। ठीक है। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो चित्र कुछ ऐसा बना रखा आपके सामने, ये तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ठीक है। ये आपको दे रखा है बिंदु A और ये दे रखा है बिंदु B, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये आपको दिया है 3 ओम। ठीक है। और ये भी 3 ओम, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, और ये दे रखे हैं 6, 6 और 6। ठीक है। तो शुरू करें। तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, सबका तुल्य प्रतिरोध निकालना है A और B के बीच में। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे देखना आप। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ ना तो कोई श्रेणी क्रम है ना कोई समांतर क्रम है, देखो बीच में कहीं भी नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब लास्ट में पहुँचते हो तो इन दोनों को देखो आप गौर से, ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में है या नहीं, दोनों एक ही तार में जुड़े हुए हैं लगातार, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो दोनों किस में बताओ, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 और 3 का 6, R1 + R2 6 हो जाएगा यानी। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 3 का कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है। तो ये 6 हो गया। तो इन दोनों को हटा के क्या करते हैं, यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं, लगा दी। अब गौर से देखो, ये दोनों समांतर क्रम में, दोनों के प्रथम सिरे एक ही बिंदु पर और अंतिम सिरे भी एक ही बिंदु पर, तो दोनों को समांतर क्रम में हल करो। तो कैसे करेंगे, R1 R2/R1 प्लस, तो कैसे करेंगे 6 × 6/6 प्लस 36/12 कितना आ गया, 3। तो ये वाला कितना आ गया बताओ। इन दोनों को हल किया तो दोनों को हटा के और एक ही लगा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 3 आ गया। फिर गौर से देखो, ये दोनों किस में बताओ, श्रेणी क्रम में है या नहीं है। तो 3 और 3 वापस कितना हो गया बताओ, 6। तो इनको हटा के वापस क्या लगा देंगे यहाँ पे बताओ, 6 लगा देंगे या नहीं। फिर गौर से देखो, 6 और 6 किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो 6 और 6 को अभी समांतर क्रम में हल किया था तो क्या आंसर आया था बताओ, 3। तो दोनों को हटा के यहाँ क्या लगा देंगे बताओ, 3 लगा देंगे, लगा दिया। फिर देखो गौर से, 3 और 3 किस में हो गए बताओ, श्रेणी क्रम में। तो वापस कितना हो गया, 6।
तो यहाँ पे वापस से इनको हटा के क्या लगा देंगे बताओ, 6 लगा देंगे। फिर देखो गौर से 6 और 6 किस में हो गए बताओ, समांतर क्रम में। तो 6 और 6 का वापस कितना हो गया बताओ, 3 हो गया है नहीं, ये 3 हो गया। फिर गौर से देखो ये 3, ये वाला और ये वाला, ये किस में हो गए बताओ, श्रेणी क्रम में, एक ही तार में जुड़े हुए। तो 3 और 3 का कितना हो गया वापस बताओ, 6 हुआ है ना। और अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3। तो अब ये किस में हो गए बताओ, समांतर क्रम में हुए है नहीं। तो समांतर क्रम में हल कर लो, R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो 6 18 बटे 9 कितना आ गया बताओ, 2 मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2, आंसर आएगा इसका 2। फिर आगे बात करते हैं तीसरा, थर्ड देखो, चित्र में दर्शाए अनुसार अनंत श्रेणी के विद्युत परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। अनंत श्रेणी का विद्युत परिपथ आपको दिया हुआ है, तो ये भी थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है अनंत श्रेणी का। ऐसा एक संधारित्र वाले चैप्टर में उदाहरण भी था, तो आपको ऐसा दिया, देखो ऐसे ही अनंत तक जा रहा है, एक ये भी अनंत तक जा रहा है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और ऐसे ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, और ये प्रतिरोधों के मान दिए हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अनंत तक जा रहा है, तो बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे आप देखना इसको ध्यान से। अनंत वालों को कैसे हल करते, तरीका थोड़ा अलग है। पहले मैं मान लेता हूं कि इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना है, इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध मैं मान लेता हूं आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य। तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मैंने मान लिया, कितना है बताओ, आर इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं अनंत की। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, आप जवाब दें। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि समुद्र में कितना पानी, समुद्र अथाह सागर है, अनंत पानी, उसमें से 1-2 लोटा 1-आध बाल्टी पानी निकाल लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? समुद्र के पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? 1-आध लोटा या 1-आध बाल्टी पानी निकाल ले तो कोई कम हो जाएगा क्या? नहीं। एक आदमी के पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बिल गेट्स है, कितना पैसा कमाता है? लगभग $66,000 पर मिनट कमाता है ना, और इससे भी ज़्यादा ही होगा, पुराने आंकड़े हैं। तो उसके पास इतना पैसा है, अब उसे 10-20 रुपये उसके खो जाएँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? या अपन मांग के ले आए तो उसके कोई फ़र्क पड़ेगा 10-20 रुपये का? नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके सिर में कितने बाल हैं? अनंत हैं। एक दिन कंघी कर रहे थे, 4 बाल टूट गए। फिर 3 दिन बाद मैंने पूछा अब कितने बाल हैं, तो अब आप क्या बोलोगे? अनंत -4 हैं? नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? अनंत ही तो बोलेंगे या नहीं? तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अनंत तक कोई चीज़ है तो उसमें से 1-आध 2 चीज़ें कम ज़्यादा कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये वाली चीज़, ये एक चीज़ हो गई, फिर यही बाद में रिपीट हो गई दूसरी, फिर यही तीसरी रिपीट हो गई, ऐसा चल रहा है, यही चौथी रिपीट हो गई। तो लगातार ये ऐसा पेयर बना हुआ है, कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। अगर इसमें से 1-आध पेयर में गायब भी कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनंत में से। तो मैं क्या करता हूं कि एक पेयर गायब कर देता हूं, समझ रहे हो? तो मैंने एक जोड़ा ये गायब कर दिया, ये। अब बताओ इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसा पहले था वैसे रहेगा नहीं। तो मतलब इसको गायब कर दूं तो ये जो शेष बचा है, तो पहले इसका तुल्य प्रतिरोध कितना था? आर इक्विवेलेंट। और अगर इसमें से एक पद गायब कर दूं तो बाकी सब का भी तुल्य प्रतिरोध अब भी कितना रहना चाहिए? आर इक्विवेलेंट। क्योंकि 1-आध पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्रेणी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। ठीक है, तो एक पद गायब कर दिया मैंने, ये मान लो कि ये गायब कर दिया, तो ये बाकी जितने भी जा रहे हैं अनंत तक, इन सब का भी तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बताया ना मैंने, समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लिया तो पानी तो उतना ही है, सिर में से 1 बाल टूट गया तो बाल तो उतने ही है, अनंत ही है। तो अनंत में से मान लो एक पद गायब कर दिया, तो पूरे का तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट था।
और एक पद गायब कर दिया तो भी इसका तुल्य प्रतिरोध कितना रहेगा बताओ, आर इक्विवेलेंट। तो इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट रहेगा। तो इस पूरे को हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लगा देते हैं बताओ, आर इक्विवेलेंट। पूरे का तुल्य प्रतिरोध क्या रहेगा, आर इक्विवेलेंट। तो इसको हटाया और इसकी जगह पे यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया हमने ये, और ये प्रतिरोध कितना होगा बताओ, आर इक्विवेलेंट। बोलो होगा या नहीं, क्लियर है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया, तो इसको साफ सुथरा करें, वापस से कचरा फेंक दिया किसी ने यहाँ, देखो आगे का पूरा हटा दिया, यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिया, और ये किसके बराबर होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट। और ये क्या रहेंगे, आर आर, एक पद को छुपा लिया था, ठीक है। अब हल कर सकते हैं इसको, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों कौन से संयोजन में बताओ, लास्ट के दोनों, इसको ये छोड़ दो, और ये लास्ट के दोनों कौन से संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में है ये दोनों। तो समांतर क्रम संयोजन में हल करो, कैसे हल करते हैं, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, मतलब R गुणा आर इक्विवेलेंट बटे R प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कौन से संयोजन में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हो गए ना, एक ही तार में तो जुड़े हैं अभी, तो अभी श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में इनको हल करें, तो हल करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, आर इक्विवेलेंट, इसी के बराबर माना था। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख देंगे, R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में हल कर दिया। तो R1 का मान कितना हो गया, स्मॉल r, और R2 का मान हो गया आर इक्विवेलेंट बटे R प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको माइनस में ले आओ इधर, तो आर इक्विवेलेंट माइनस आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अपॉन, इसको ऐसे लिख दें आर इक्विवेलेंट प्लस आर, ठीक है। इसको इधर गुणा करो, तो a माइनस बी, इसको गुणा करें a प्लस बी से, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, इसको माइनस में, तो आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, गुणनखंड करके। गुणनखंड इसके संभव नहीं है, तो किससे हल करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र से आप हल करें, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे x के रूप में नहीं है पद के x के रूप में नहीं है समीकरण, समीकरण किसके रूप में, आर इक्विवेलेंट। तो x की जगह आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, माइनस ऐसे b क्या होता है, b इसका गुणांक, देखो इसका गुणांक तो क्या होगा, a, पढ़ा है 10th क्लास में, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो a का मान तो हो गया 1, इसका कोई गुणांक नहीं है। b का मान कितना हो गया, इसका गुणांक क्या कहलाता है, b, तो b का मान हो गया माइनस आर, और लास्ट में जो बचता है वो क्या कहलाता है, c, तो c का मान हो गया माइनस आर स्क्वायर। ये रखें, तो b का मान रखेंगे अपन यहाँ माइनस आर, तो ये हो जाएगा प्लस आर प्लस माइनस, यहाँ बी स्क्वायर करें तो माइनस आर का स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर, और 4 गुणा ए सी, तो 4 गुणा ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है बताओ, माइनस आर स्क्वायर है या नहीं, और बटे में 2a, तो 2 गुणा 1। हल करें, r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5r स्क्वायर बटे 2, r प्लस माइनस रूट 5r बटे 2, r कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2r आ गया। अब इसमें कौन सा चिन्ह लेंगे, 2 चिन्ह है प्लस और माइनस, तो प्लस का चिन्ह लेते हो तो ये धनात्मक आएगा, और माइनस का चिन्ह लेते हो तो रूट 5 का मान 1 से बड़ा होता है, रूट 5 का मान कितना होता है, 2.4 के आसपास आता है, तो 1 में से 2.4 घटाओगे तो ऋणात्मक आएगा, तो प्रतिरोध ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो इसलिए केवल कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, धनात्मक चिन्ह। तो बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा इस परिपथ का, तुल्य प्रतिरोध, यही तो ज्ञात करना था, तुल्य प्रतिरोध क्या माना था ये, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 प्लस रूट 5 बटे 2 गुणा r आया है नहीं। तो ये अनंत श्रेणी वाले जब भी आए तो इस तरीके से करते हैं,
एक पद को रख लेते हैं और बाकी जो बचता है उसके बराबर तुल्य प्रतिरोध रख देते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? अब बड़ा आसान सी बात है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो बताओ उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताओ? इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर 1 + 2 + 3, कितना हो गया? 6 ओम हो गया श्रेणी क्रम में। आगे बोला है प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये बता दिया। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध नहीं है उसका, तो 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, इसकी बैटरी से जुड़ा है ये संयोजन, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए, प्रत्येक के सिरों पर। तो बताओ धारा ज्ञात करें पहले, धारा कितनी प्रवाहित होगी? V/R, तो 12/6 कितनी आ गई बताओ? 2 एम्पियर। प्रत्येक श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या रहती है? समान। हर प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होगी 2 एम्पियर। अब बोला है प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर, तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रतिरोध है, तीनों के सिरों पर विभवांतर कैसे निकालेंगे? धारा तो समान रहेगी, तो ओम का नियम लगाओ, IR IR IR, ये तो लगाएंगे। और श्रेणी क्रम में तीनों में धारा तो समान रहेगी, तो अलग क्या होगा बताओ? प्रतिरोध अलग अलग होंगे। तो वोल्टेज मिल गया आपको, तीनों में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बताओ? 2 एम्पियर, तो 2 2 2, लेकिन तीनों का प्रतिरोध क्या है बताओ? अलग अलग। कितना है बताओ? 1 2 और 3, तो वोल्टेज कितना आ गया? 2 4 6 वोल्ट आ गया है, नहीं बोलो? समझ आया? तो सबसे पहले क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। विभव दिया है तो फिर धारा निकाल लो, और जब धारा पता लग गई तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर आ जाएगा। ऐसे ध्यान ये रखना है, श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है बताओ? समान रहती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। पांचवा देखना, कमरे के ताप मतलब पहला ताप दिया है T1, कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे प्रतिरोध दे रखा है R1, कितना है बताओ? 100 ओम, है ना। फिर बोल रहे हैं यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो ताप क्या होगा? दूसरे केस में बोल रहे हैं कि जब प्रतिरोध बढ़ के 117 ओम हो जाए तो बताओ ताप कितना होगा, है ना। पहले 100 है, 100 से बढ़ के 117 हो जाए तो बताओ ताप कितना होगा। जबकि प्रतिरोधकता ताप गुणांक दिया है, प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है अल्फा। अल्फा होता है ना प्रतिरोधक ताप गुणांक, आपको चैप्टर में पढ़ाया था प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, है ना। तो ये अल्फा होता है, तो अल्फा का मान दे रखा है 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये दिया है। तो इसमें टॉपिक पढ़ाया था प्रतिरोध की और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, तो उसमें एक फॉर्मूला आया था R बराबर R0 1 + α∆t, ऐसा फॉर्मूला था, ऐसे निर्भर करता है। अब यहाँ पे R और R0 की जगह ऐसे लिख सकते हो, ये R2 बाद वाला और ये R1 पहले वाला प्रतिरोध और ये बाद वाला, और ∆t की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? T2 - T1, बाद वाला माइनस पहले वाला, सही है ना। ∆t T2 - T1, अब मान रख दो आंसर आ जाएगा। तो R2 का मान कितना है? 117, R1 का कितना है? 100, 1 प्लस अल्फा का मान कितना है? 1.7 × 10⁻⁴, और T2 ज्ञात करना है, और T1 कितना हो गया? 27। हल कर सकते हैं अब इसको, 100 भाग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.17 बराबर 1 प्लस 1.7 × 10⁻⁴, और T2 - 27 हो जाएगा। अब आप हल कर सकते हो, एक माइनस में चला जाएगा ये, ठीक है, ये भाग में आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस में आ जाएगा। बोलो आ जाएगा या नहीं? तो इस तरीके से आप ये ज्ञात कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा आपको 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। छठा देखेंगे आप ऐसे ही, छठा क्वेश्चन दिया है 15 मीटर लंबे
6 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है। तो छठे में देखो लंबाई दे रखी है आपको, लंबाई 15 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है कितना 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर, और प्रतिरोध जो है R ये दे रखा है आपका 5 ओम। तो आपसे प्रतिरोधकता पूछी है रॉ, तो फॉर्मूला लगा देंगे R बराबर रॉ L अपॉन A। R दे रखा है, A दे रखा है, L दे रखा है, रॉ ज्ञात हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। फिर आगे आओ, क्वेश्चन नंबर है 7वां देखो, एक तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 mm स्क्वायर, mm में दिया है, मीटर में बदलेंगे 10 की घात -3 से भाग लगाते हैं, और स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 की घात -6 हो जाएगा या नहीं। मीटर में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इसका मान दे रखा है 8.5 गुणा 10 की घात 22 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, लेकिन हम किस में लेंगे बताओ, मीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो भाग लगाना पड़ेगा, सेमीमीटर बदलते हैं 100 का भाग लगाते हैं, और क्यूब लगा हुआ है तो 3 बार 100 का भाग लगाएंगे, 100 × 100 × 100, तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये पहले ही बटे में, तो 100 × 100 पलट के ऊपर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 गुणा 10 की घात 100 × 100 × 100 मतलब 10 की घात 6, वो इसमें जुड़ जाएगी तो 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब आ गया मीटर में। अब बोला है इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ज्ञात कीजिए, Vd ज्ञात करना है अपवहन वेग। तो क्या संबंध बताया था विद्युत धारा और अपवहन वेग में, I बराबर NEAVD बताया था क्या। देखो I का मान दिया है, N का मान दिया है, E का मान पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, A का मान दिया है, तो आप Vd ज्ञात कर सकते हो, ये सब भाग में आ जाएंगे। ठीक है, आगे आओ, किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, आपसे पूछा है किस ताप पर एक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब तार का प्रतिरोध कितना है R। ऐसा माना कि जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब तार का प्रतिरोध कितना है R। तो मान लो कि कोई ताप T2 है, ताप को बढ़ा के T2 कर दिया, तो T2 ताप पर प्रतिरोध बढ़ के कितना हो गया बताओ, डबल। तो ये ताप ज्ञात करना है, ये समझ रहे हो। फिर सुनो, किस ताप पर है ना, किसी चालक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का 2 गुना हो जाएगा। सही है, ये तो पूछा है, किस ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का 2 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है R, तो आपको वो ताप ज्ञात करना है जिस पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2R, और अल्फा का मान आपको दे रखा है इसमें 4 गुणा 10 की घात -3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अगर आप गौर से देखो तो ये और ये मैच करते हैं क्या, देखो गौर से, मैचिंग मैचिंग बिल्कुल, यही क्वेश्चन मार्क है, वही अल्फा दे रखा है। तो क्या करना है आप समझ गए, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे आओ, 9वां, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना है। ठीक है, तो तार क्वेश्चन नंबर है आपका 9, आपको विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है 0.4 वोल्ट ओम। तो ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी हो गई, ओम के नियम से I बराबर E अपॉन R। E क्या होता है, विभवांतर ही तो होता है, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर जब वो खुले परिपथ में हो, होता है नहीं।
तो ये क्या होता है, विभवांतर ही होता है या नहीं, ठीक है। तो ये विभवांतर होता है, तो ई बटे आर कर देंगे तो 12 बटे 0.4, पॉइंट हटाया ऊपर 120 और 4 का भाग लगा दो 30 एम्पियर। 10 देखें, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है पानी में डूबी हुई है। एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है पानी में डूबी हुई है। यदि 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए, धारा कितनी है 2 एम्पियर और कितने समय के लिए प्रवाहित की 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से गुणा करेंगे 600 सेकंड के लिए। तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी। तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो जूल के तापन नियम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊष्मा जो उत्पन्न होती है I² RT, बताया था ना, विद्युत ऊर्जा E बराबर I² RT। बस मान रख दो इसमें, I का मान कितना हो गया 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर, R का मान कितना हो गया 4.2 और T का मान कितना हो गया 600 सेकेंड। लेकिन ये जो ऊर्जा आई ये किस में आई बताओ, जूल में। किस में आई, हमसे किस में पूछी है, कैलोरी में। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, याद रखना है, केमिस्ट्री में कई बार काम आएगा और 11th में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो जूल को कैलोरी में बदलना है तो किसका भाग लगाना पड़ेगा, 4.2 का। तो ये तो जूल में आया आंसर। अगर कैलोरी में चाहिए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुणा 4.2 गुणा 600, और इसमें किसका भाग लगा देंगे बताओ, 4.2 का। तो ये किस में बदल गया, कैलोरी में। तो 4.2 से 4.2 कैंसिल, 2400 कैलोरी। क्लियर है, हल करेंगे तो आंसर जूल में आएगा, और जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 4.2 का भाग लगाएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 11वां देखें अब, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L है व आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं के मान क्रमशः A और B है। एक बेलनाकार नलिका है, ऐसी धातु की बनी हुई है ना, ऐसी, ये इसकी लंबाई दे रखी है आपको L, और आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं A और B दिए। तो आंतरिक त्रिज्या तो दे रखी है A और बाह्य त्रिज्या दे रखी है कौन सी, B। ठीक है, अब आपसे पूछा है यदि इसकी प्रतिरोधकता ρ है तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो ये खोखली नलिका है तो इसमें पदार्थ कहाँ लगा होगा, इधर ही तो लगा होगा, इधर बीच में से क्या रहेगी बताओ, खाली। तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ρ L बटे A, यही तो होता है। तो R बराबर ρ, तो ऐसे ही लंबाई L हो गई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, जहां पदार्थ लगा होगा, खाली जगह में थोड़ी होता है प्रतिरोध। तो बताओ इस बेलनाकार नलिका में पदार्थ कहाँ कहाँ लगा होगा बताओ, यही तो लगा होगा, बीच में से तो खाली रहेगी। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, समझ पा रहे हैं आप। इसको ऐसे यूं करके बनाए तो देखो ये तो अंदर वाला वृत्त, ये बाहर वाला वृत्त। तो पदार्थ धातु जो है, धातु कहाँ होगी, यहीं तो होगी। आंतरिक त्रिज्या A है और बाह्य त्रिज्या कितनी है, B है ना। तो इस जहाँ पदार्थ लगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई B², और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई A²। लेकिन हमको तो पदार्थ का क्षेत्रफल चाहिए, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो पाई B² माइनस A²। तो यहाँ क्षेत्रफल कौन सा लिखेंगे, पाई B² माइनस A²। सही। और अगर ये पदार्थ पूरे में होता तो फिर पूरा ही क्षेत्रफल लेते, पाई B²। सही है ना, क्लियर है। तो ऐसे ध्यान रखना है। अब ये क्या है, बुक में मिसप्रिंट आएगा, ये बुक में उल्टा लिखा हुआ है पाई A² माइनस B², जो कि गलत छपा हुआ है। क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ जो बोर्ड पे कर दिया वो कटु सत्य है। ठीक है, चाहे आप इसे स्वीकार हैं या ना स्वीकार हैं। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। खींच दिया अपन ने, 29 मिनट में कर दिए 11 क्वेश्चन। एक और बचा है, आज फिनिश हो जाएंगे 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल।
फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखें आप लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें आप सीखेंगे कि आपके घर में बिजली का बिल कैसे आता है। आप पता लगा सकते हो बिजली के बिल के कितने रुपए बने, कैसे कैसे उपभोग किए। तो देखो क्वेश्चन सुनो, एक मकान में, मान लो आपका ही मकान है, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के 4 बल्ब और 100 वाट के 4 बल्ब और 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे और 6 घंटे जलते हैं। और 2 पंखे जो 60 वाट के हैं वो प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। तो 30 दिन के 1 माह के लिए विद्युत ऊर्जा का खर्च की गणना करो, यदि प्रति यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपये। ठीक है, कैसे पता करें? सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय बताया था। और ऊर्जा का मात्रक क्या बताया था, शक्ति का मात्रक होता है वॉट और समय का होता है सेकंड या ओवर लिख दो, सेकंड या ओवर। तो वॉट इंटू ओवर में आएगा, जो ऊर्जा जो खर्च होगी वो किस में आएगी बताओ, वॉट इंटू ओवर या जूल में, है ना, वॉट इंटू सेकंड या जूल में ऐसे आएगी। तो अब देखो कैसे पता करें। 100 वॉट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे चलते हैं। तो देखो 100 वॉट के 4 बल्ब प्रतिदिन कितने घंटे जल रहे हैं बताओ, ये 4 घंटे जल रहे हैं, 4 घंटे जलते हैं। तो देखो ऊर्जा कितनी उपभोग में आई, 100 वॉट का 1 बल्ब जलेगा तो कितनी ऊर्जा उपभोग में आई, 100 वॉट। ठीक है, 4 बल्बों के लिए कितनी शक्ति चाहिए, 400 वॉट। और कितने समय तक जल रहे हैं, 4 घंटे तक। आप समझ रहे हो मात्रक कैसे बनेगा। देखो 100 वॉट का 1 बल्ब है, 4 बल्बों की बात करेंगे तो कुल कितनी शक्ति हो गई, 400 वॉट। और कितने समय तक जल रहा है, 4 आवर तक। तो बताओ कितनी ऊर्जा हो गई, ये बताओ, 1600 वॉट आवर आ गई। क्या ऊर्जा बताओ, ऊर्जा किस में नापेंगे, वॉट आवर में। फिर दूसरी बार बोला है कि 40 वॉट के 4 बल्ब 6 घंटे जलते हैं, 40 वॉट के 4 बल्ब और ये प्रतिदिन कितना जलते हैं, 6 घंटे जलते हैं। तो ये कितनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे, 40 वॉट का 1 बल्ब है, 4 बल्ब कितने के हो गए, 160 वॉट के, और कितने घंटे जलते हैं, 6 आवर। तो कितना हो गया ये, 960 वॉट आवर। ठीक है, एक दिन का खर्चा चल रहा है। फिर आगे आओ, 2 पंखे 60 वॉट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। तो 60 वॉट के 2 पंखे हैं और प्रतिदिन कितना चलते हैं, वो 8 घंटे चलते हैं। तो ये कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा का उपभोग करेंगे। एक पंखे को शक्ति चाहिए 60 वॉट, 2 को चाहिए कितनी, 120, और कितने समय तक जलेंगे, 8 आवर तक। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 सिक्की 96, 960 वॉट आवर। सही है क्या बताओ, और क्या बोला है, बस इतना ही है। तो ये कितने दिन का खर्च निकाला, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब एक दिन का। तो प्रतिदिन खर्च, प्रतिदिन उपयोग ऊर्जा, ऊर्जा कितनी ऊर्जा उपयोग हुई, विद्युत ऊर्जा। तो इनको जोड़ देंगे, 1600 900 2500, 2500 और 900 3400, 3400 और 120 3520। तो 3520 वॉट आवर ये ऊर्जा एक दिन में उपयोग आ रही है। अपन को 30 दिन के 1 महीने की बात कर रहे हैं, 1 महीने की बात कर रहे हैं जिसमें कितने दिन है, 30 दिन। तो 1 माह में उपयोग विद्युत ऊर्जा, तो ये तो 1 दिन का खर्चा है। 1 महीने का निकालेंगे तो 1 महीने में 30 दिन बता रहे हैं, तो 3520 वॉट आवर हो गया है नहीं। अब इसको किस में बदलेंगे आप, किलो वॉट आवर में। किस में, तो किलो वॉट आवर में बदलेंगे तो किससे भाग लगा देंगे बताओ, 1000 से। किससे भाग लगा देंगे, तो अब ये किस में बदल गया, किलो वॉट आवर।
लगाओ भाग, 2 जीरो कैंसिल, इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिये 9 और 1 10, पॉइंट लगा दो तो 105.6 किलोवाट आवर। क्यों बदला किलोवाट आवर में? क्योंकि मैंने आपको मात्रक बताया था चैप्टर के लास्ट में, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। तो किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं अपन, बताओ? यूनिट। तो किलोवाट आवर की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ? यूनिट। तो आपके मीटर में कितना यूनिट बनेंगी? 105.6 यूनिट बनेंगी एक महीने में। और 1 यूनिट का खर्चा कितना दे रखा है? 5 रुपये। तो बताओ बिजली का बिल कितना आएगा, विद्युत खर्च कितना आएगा? विद्युत खर्च बताओ कि 1 यूनिट का पैसा ले रहे हैं 5 रुपये और कुल कितनी यूनिट बनी है अपने मीटर में? 105.6। तो हल कर दो, 528 रुपये का बिल आएगा जो आसानी से भरा जा सकता है। सही है? तो 528 रुपये का बिल आएगा और 200 रुपये स्थायी शुल्क लगेगा, तो 728 रुपये का बिल आएगा। ठीक है? तो ऐसे आप बिल का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे आपके पास विद्युत धारा चैप्टर 5 के आंकिक प्रश्न जो ख़त्म होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करें। अगर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है?